नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हमारे देश में मुस्लिम, भारत और पाकिस्तान, ये वो आम मुद्दे हैं जिन पर देश की जो सियासत है वो आए दिन गर्मा जाती है। कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उछल ही जाता है जो तो या तो पाकिस्तान से जुड़ा होता है या फिर मुसलमानों से। ऐसा एक बार फिर से देखने को मिला है। दरअसल भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय अमेरिका के दौरे पर है और सोमवार को पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में उनका दिया हुआ जो भाषण है वो बड़ा ही सुर्खियां बटोर रहा है। वित्त मंत्री ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। भारत से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तुलना में बेहतर कर रहा है। उन्होंने पश्चिमी मीडिया के दावों को खारिज करते हुए कहा कि हमारे देश में जो मुसलमान रह रहे हैं वो आज आर्थिक तौर पर सशक्त हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिम आबादी हमारे यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा है, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वित्त मंत्री यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि अगर उनका जीवन मुश्किलों में होता या सरकार के समर्थन में उनके लिए मुश्किलें पैदा की जा रही होती तो क्या 1947 के बाद से मुस्लिम आबादी में इजाफा होता। पाकिस्तान की तुलना में भारत के अल्पसंख्यक अच्छी स्थिति में है, फल फूल रहे हैं। हालांकि उनका यह बयान कुछ लोगों को रास नहीं आया। इस मुद्दे पर भी जमकर राजनीति हुई है। इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। एक वो समुदाय जो लगातार भारत में ये आरोप लगाता रहा है कि साल 2014 के बाद से जो भारत के अल्पसंख्यक वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, वो गर्त में जा रहा है, विकास नहीं हो रहा, उनको टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जब विश्व के पटल पर यह गिनाया जाता है कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि मुसलमान हमारे पड़ोसी देश से बेहतर स्थिति में है, इन दावों में कितनी सच्चाई। आज हम बातचीत करेंगे, अपने मेहमानों को हमने बुलाया है, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आज क्या कुछ होता है। पहले रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद आगे। India has the second largest Muslim population in the world. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। अमेरिका के पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में वित्त मंत्री शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारत के लिए पश्चिमी देशों की एक धारणा पर जमकर फटकार लगाई। सीतारमण ने भारत के लिए नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर करारा जवाब दिया है। सीतारमण ने कहा कि भारत में मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की तुलना में बहुत बेहतर है। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी राहुल गांधी की सांसदी जाने की खबर है, जिसको लेकर PIIE के अध्यक्ष एडम एस पोसेन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये पूछा कि विपक्षी दल के सांसदों की स्थिति खोने और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हिंसा के बारे में बड़े स्तर पर रिपोर्टिंग हो रही है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत वो देश है जहां पर दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है और इसमें इजाफा ही हो रहा है। India has the second largest Muslim population in the world. And the population is only growing in numbers. If there is a perception or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups. I would ask, will this happen in India in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. एक वो समय था जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन गए थे और देश के लोकतंत्र को कमजोर बताकर आए थे, और एक ये समय है जब देश की केंद्रीय वित्त मंत्री अमेरिका पहुंचे और देश के मुसलमानों के खिलाफ नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर अमेरिका को करारा जवाब दिया।
निर्मला सीतारमण ने पाकिस्तान में मुस्लिमों की स्थिति को भी बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री के इस बयान के बाद देश की छवि तो सुधरी ही, इसके साथ ही विदेश में जाने के बाद देश का मान कैसे बढ़ाना है, विपक्षियों को ये सीख भी दी। लेकिन इस सीख पर भी देश में बवाल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। एक एक करके आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुकेश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह है, नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाफिज गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता AIUMM के हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश सोनी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ। बैरिस्टर वकास अब्रेज पाकिस्तान से लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन थोड़ा विलंब होगा, थोड़ा लेट से जुड़ेंगे उनके समय के हिसाब से। थोड़ी देर में वकास हमारे साथ पाकिस्तान से लाइव होंगे। सबसे पहले शुरुआत में करूंगी, क्योंकि डिबेट जिस समुदाय के ऊपर है उनसे शुरुआत किया जाए। हाफिज गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं AIUMM के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, और साथ ही हाफिज गुलाम साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री, और जब विदेश की सरजमी पर जाकर विदेशी मीडिया को करारा जवाब देती हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपके देश में जिस तरीके का नैरेटिव चल रहा है लोकतंत्र को लेकर, मुस्लिमों को लेकर, आपको लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो देश में एक नई तरीके का इन्वेस्ट करेंगे या फिर कुछ नया करेंगे, अल्पसंख्यकों को लेकर के बहुत सारी बातें हैं जो विदेशी मीडिया में चल रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान और भारत में, पाकिस्तान की तुलना में भारत के मुसलमान बहुत आगे हैं, और हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तानी मुसलमानों से बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर रहे हैं। बताइए जी। सब निर्मला सीतारमण जी, ऐसे तो नाम का अर्थ जो है निर्मल, कोमल, ये सब तो नाम आप समझती हैं, बहुत सीधी हैं और काबिल भी बहुत हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं गरीब हूँ, और वो उसको कहा जाए कि तुम्हारा पड़ोसी तो एक टाइम का खाना खा रहा है, उससे तो तुम बेहतर हो के 2 टाइम का खा रहे हो। लेकिन ये न कहा जाए कि तुम 3 टाइम कैसे खाओगे। मतलब ये जो बीमारी भारतीय नेताओं के अंदर है कि हर बात में तुलना आप पाकिस्तान से करते हैं, तो पाकिस्तान तबाह अगर हो जाएगा तो क्या भारत के मुसलमानों को भी आप तबाह कर देंगे क्या? आपको तुलना करना था तो सऊदी से कर देते, तुलना करना था तो तुर्की से कर देते, अगर मुस्लिम देशी बताना था तो UAE से कर देते, अबू धाबी, शारजा, मस्कत, ओमान से कर देते, कतर से कर देते। ये क्या बीमारी है कि जब हमारी तुलना की जाती है तो पाकिस्तान से की जाती है, यानी वहां अल्पसंख्यकों के साथ अगर अत्याचार होगा तो भारत में भी होगा। सवाल भी पाकिस्तान के साथ ही था ना, सवाल भी तो सवाल जैसे थे उनके पास कि विदेशी मीडिया में आपके देश के मुसलमानों के प्रति जिस तरीके से भावना जो सत्ता पक्ष सरकार की है उसको लेकर के विदेशी मीडिया बहुत कुछ लिख रहा है। नहीं, विदेशी मीडिया क्या लिखती है? आपके यहाँ दंगे होते हैं विदेशी, आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना। अच्छा ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो उनकी तरक्की नहीं हो रही, वो खुश नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, दूसरे तमाम जो धर्म के लोग हैं, दूसरे तमाम कम्युनिटी से, रेस में मुसलमान पीछे हैं, ये सच्चाई है। ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, तमाम कमेटी की रिपोर्ट। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे आप कह रहे हैं कि आप, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके कौम की जो कमियां हैं उसको आप नेशनल टेलीविजन पे गिना रहे हैं कि हमारा जो कौम है जिस तरीके से उनका विकास होना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए था, उस हिसाब से हमारे कौम में डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसका बेसिक कारण आपको पता है? अगर आपको लगे क्यों हुआ, क्यों आपकी कौम पीछे रह गई, अगर आपको ऐसा लग रहा है? बहुत ही बेहतर सवाल आपने किया है। एक धारणा बनी हुई है कि अगर कुछ हो तो इसका इल्जाम मोदी सरकार पर डाल दो, भाजपा पर डाल दो या RSS पर डाल दो। नहीं, एक दिन में कोई कौम पीछे नहीं जाती। 20 करोड़ आबादी है मुसलमानों की, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, 1 साल में भी नहीं होता और 10 साल में भी नहीं होता। 75 साल हो गए। पहला कारण जो ट्रेडिशनल लीडरशिप हमारा, मुसलमानों के जो परंपरागत नेतृत्व रहे हैं, जो नेहरू जी से लेकर आज तक है, अभी 3 दिनों पहले भी अमित शाह जी से मिलने जो गए थे, आप समझ रहे इशारे में, ये नेतृत्व अक्षम है, किसी भी काम का नहीं है, ये निजी
हित को साधने के लिए मुसलमानों के तमाम हितों की बलि बहुत बड़ी देता आ रहा बात। ठीक है, मैं समझ गई आप क्या क्या कह रहे हैं, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। तो जब आप समझ सकते हैं हाफिज जी, जब आप समझ रहे हैं कि ये है ऊपर के लेयर के जो लोग हैं जो आपके समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली और नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर, तो उनको जब ये समझ में आ रहा है तो नीचे के जो लोग हैं जो हाथों में पत्थर लेकर घूमते हैं उन्हें क्यों नहीं समझाते? उन्हें ये किताब देना भी नहीं चाहते। ये आरएसएस पर आरोप लगाकर अपने जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन साथ में एडिशनल एक बात बता दूं उन संगठन के अगुवा को कि नई पीढ़ी जो जेड जनरेशन हमारा है, इंशाल्लाह इन तमाम नेतृत्व को नकार कर किनारे धक्का मारकर डालेंगे। नया नेतृत्व भारत में आएगा। भारत का मुसलमान क्षमता रखता है, देश के विकास और उन्नति में अपनी भूमिका निभाना चाहता है, मुख्य धारा से जुड़कर इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहता है। लेकिन ये लोग धर्म के खेल में लपेट कर। हाफिज गुलाम, आपने थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का नाम लिया कि हमारे देश में जब भी मुसलमानों की बात होती है तो कंपैरिजन देखिए, तुलना जो है वो पाकिस्तान से करते हैं। आप मानते हैं कि पाकिस्तान से आपके देश के मुसलमानों की तुलना नहीं होनी चाहिए? वो इसीलिए क्योंकि हमारे देश के मुसलमान वाकई पाकिस्तान के मुसलमानों से काफ़ी आगे हैं। और साथ ही आप वहाँ के वीडियोस देखिए, जिस तरीके से महंगाई और वहाँ के जो युवा है, मैं जो बहुत बड़ा स्तर है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप युवाओं के वीडियोस देखिए, वो हर बात में कहते हैं जी इंडिया तो इतना ग्रोथ पर है, वहाँ जिस तरीके का डेवलपमेंट है इंडिया में वो हम पाकिस्तान में इस वक्त अभी सोच भी नहीं सकते। इंडिया में हर तरह से वो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो ये जो सोच है, ये जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि हमारे देश में निर्मला सीतारमण जी वो सीधी हैं और वो जो बातें कर रही हैं वो एक लिमिटेड दायरे में, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सही बात कही है, बहुत सही बात कही कि हमारे देश के मुसलमान जितना लोग गुमराह करते हैं उस स्थिति में नहीं, हमारे देश के मुसलमान बहुत आगे हैं। हमारे साथ बीजेपी के मुकेश त्यागी जी प्रवक्ता हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। निर्मला सीतारमण जी विदेशी धरती से, एक तरफ आपने देखा राहुल गांधी जी जब कुछ दिनों पहले विदेश गए थे तो उन्होंने भारत के बारे में जो कुछ कहा था वो हम सबको पता है, लेकिन निर्मला सीतारमण जब उनसे विदेशी मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा हमारे देश के मुसलमान बहुत आगे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो वेस्टर्न मीडिया है वो बहुत ही वाम, और वहां पर जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसमें अभी एक एड निकला, उसके ऊपर कैप्शन था वांटेड, और जिसमें निर्मला सीतारमण थी और हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, उनके फोटो वांटेड, मतलब क्रिमिनल्स के लिए लिखा जाता है वांटेड, और उसके नीचे लिखा था मैग्निस्काई। मतलब मैग्निस्काई जो होता है कि एक सैंक्शन होती है यूएस के अंदर कि जो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लिखी जाती है, वो एक एक्ट है वहां पर कि कोई व्यक्ति अगर देश क्षेत्र में बात नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट सैंक्शन, उसके नीचे लिखा था मैग्निस। इसके अलावा टाइम्स के कवर पेज पर मोदी जी का कवर पेज पे निकला था डिवाइडर इन चीफ। तो जो बीबीसी की अभी आपने हाल में देखा 2001 का किस्सा और 2023 में वो डॉक्यूमेंट्री निकाल रहे हैं। इसके अलावा अभी जर्मनी से भी एक इंटरवेंशन आया था जो कि जुडिशियल प्रोसेस के पे आया था। देखिए निर्मला सीतारमण जी ने जो वहां पे अपने वक्तव्य दिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही पुख्ता वक्तव्य दिए हैं। आज हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे खड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रहा है, लेकिन ये वेस्टर्न मीडिया को और कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को विभाजन करना चाहते हैं। एक बार दोबारा से वो कहते हैं, मुझे एक शेर याद आ रहा है, मुझे मैं अभी आपको सुनाता हूँ, मुझे फख्र है अपने अज़्म पर, मुझे खौफ है कहीं आतिश गुल चमन को जला न दे। ये जो बाहर के जो लोग हैं, मैं समझता हूँ हमारे मुस्लिम भाई बहुत अच्छे लोग हैं, हमारा उनसे बहुत प्रेम है, सौहार्द है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा तत्व है जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहते कि हिंदू और मुस्लिम के अंदर यूनिटी हो। अगर आप ये देखिए 1951 से हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन मुस्लिम की बढ़ी है वो हिंदुओं के मुकाबले दुगनी बढ़ी है, और उनकी फर्टिलिटी रेट हाई है, उनके बच्चों का जो रेट है वो 3.2 पर विमेन है, यहाँ पे 2.5 है। तो उनको कौन से ऐसे तरक्की पसंद काम नहीं किया गया उनके लिए? अरे मनमोहन सिंह जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज पर अधिकार है वो माइनॉरिटीज का है। तो यहाँ तक शाहबानो के केस में आपने देखा किस प्रकार से लॉ लाया गया, मेंटेनेंस को डिप्राइव किया गया।
तमाम ऐसे यहाँ पे मुद्दे हुए हैं जो मुस्लिमों के लिए हुए, लेकिन क्या क्या बढ़ेंगे रत्नाकर कांग्रेस के भी, ठीक है मुकेश जी आपने अपनी बात रख दी, रत्नाकर सिंह भी कांग्रेस के प्रवक्ता, एक बार उनसे भी जान लेते हैं कितने आप संतुष्ट दिखते हैं निर्मला सीतारमण के इस बयान से। अब तो खुश होंगे ना आप अब तो आज तो कह दीजिए कि वाकई हमारे देश के मुसलमान बहुत आगे हैं, अभी भी आप डिनाई करेंगे रत्नाकर जी? जी जी तेज बोलिए, तेज हाँ। देखिए प्रीति जी, निर्मला सीतारमण जी जो है उन्होंने जो कहा है वो निश्चित रूप से एक अभी यहाँ बैठे हैं जो साथी पैनलिस्ट, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से जो कंपैरिजन किया है वो कंपैरिजन क्यों? आप अपने आप को विश्व गुरु की कैटेगरी में खड़ा करने की बात कहते हैं और आप कंपेयर हमारे देश के नागरिकों का आप उस देश से कर रहे हैं जो आर्थिक बदहाली जहाँ पे है, जहाँ पे मानवाधिकार उल्लंघन के केसेस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस देश से अपने आप को कंपैरिजन करके आप अपनी असफलताओं को छुपाने का काम कर रहे हैं। आप देश में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के ऊपर क्या कहना है उसे? अच्छा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, आप पहले आप मुझसे टाइम मांगते थे, आज मैं आपसे 1 सेकंड का टाइम मांगना चाहूंगी, मुझे 1 सेकंड दीजिए। वीजा होता है, जब वीजा लगता है हमारे पास पासपोर्ट होता है और 2 पासपोर्ट, आप इमेजिन कीजिए हमारे पास एक हाथ में पाकिस्तान का पासपोर्ट है, ये हाफिज साहब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, हमारे साथ दूसरे हाथ में हमारे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, ठीक है, और दोनों ही पासपोर्टों में हमारे साथ वीजा अगर अमेरिका का लगा है, हाफिज साहब समझ पा रहे होंगे, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, और ऐसे में एक पासपोर्ट में इंडिया का ठप्पा है, दूसरे पासपोर्ट में पाकिस्तान का ठप्पा है, और जब आप अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर जिस तरीके की चेकिंग होती है और बर्ताव किया जाता है, उसके बाद ये 2 कंट्री के मुसलमान की आप बात कर रहे हैं ना, आप पाकिस्तान के मुसलमानों से पूछ लीजिए उनके साथ क्या सलूक होता है, और सिर्फ इंडिया के ठप्पा लगने की वजह से भारतीय मुसलमानों के साथ कैसा सलूक होता है, या हाफिज गुलाम साहब से ज्यादा कोई अच्छा नहीं समझ पाता। हाफिज साहब अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बताइए, 1 सेकंड में हाफिज साहब मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, यही तो आश्चर्य है कि ये तो मेरे लिए गर्व की बात है ना। तो आप जब मेरे लिए ये गर्व की बात है कि इंडिया का अगर ठप्पा होगा तो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबके साथ वही सलूक होगा जो अभी यूक्रेन युद्ध में देखा गया। यूक्रेन युद्ध में भी भारतीय झंडा लेकर जो निकल गया उसको रशियन फौज ने ससम्मान जगह तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन अपनी बातों को पूरा, ठीक है अपनी बात एक बार रत्नाकर जी को कंप्लीट कर लें। रत्नाकर जी जल्दी से बोलिए, बात रखिए। इससे आप जो कह रहे थे कि अमेरिका किसके वीजा को पावरफुल समझता है, तो मैं आपको एक रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट अमेरिका का आया था 2018 में, तो उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया था, भारत के ही प्रति लिखा गया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा गया था कि मोदी सरकार धर्म के नाम पर हिंसा रोकने में नाकामयाब रही है। ये अमेरिका का रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है, उसी अमेरिका का जहां पे निर्मला सीतारमण जी जाती है और कहती है कि हमारे देश के मुसलमान पाकिस्तान से बेहतर हैं। वहां पे कहा गया कि अल्पसंख्यकों के ऊपर हिंदू संगठनों, हिंदुत्ववादी संगठनों का हमला बढ़ गया है, तो आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। अरे आप जब कब की बात है ये सारी चीजें आ रही हैं, कब की बात है, कौन से साल की बात है ये 2018 की रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट निकाल कर देखिए, अमेरिका का रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि मोदी सरकार नाकामयाब रही अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला जो हो रहा है उसको रोकने में। और एक रिपोर्ट दिया गया OIC जो 57 देशों का जो संगठन है, वो रामनवमी पे जो अभी अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला हो रहा था, मस्जिदों के अंदर जाके आगजनी की जा रही थी, मस्जिदों के ऊपर जो जाकर भगवा लहराया जा रहा था, उस पर भी अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। तो आप सिर्फ जाके और सफाई पेश कर दें कि हम जो है हम सबके हितों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट आ रहे हैं यहाँ देश के अंदर जो चीजें हो रही है उसके ऊपर जो बाहरी देशों के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उन रिपोर्टों पे आपका क्या कहना है? अरे आपकी बात का क्या वैल्यू जब आप रुपया जब कमजोर हो रहा है और उसको कह देती है सदन में, भरे सदन में, कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अरे महंगाई जब पूछा जाता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है तो आप कह देते हैं कि मैं तो प्याज लहसुन खाती ही नहीं जी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे क्या मालूम। तो उनकी बातों को कितनी गंभीरता से आप ले सकती हैं? विश्व पटल पे आज जो है विश्व के दूसरे समुदाय जो है, चाहे अरब कंट्रीज हो, नूपुर शर्मा के केस में भी मैं आपको बता दूं, अरब कंट्रीज ने किस तरह से भारत सरकार के ऊपर आपत्ति दर्ज कराई थी कि नबी की शान में गुस्ताखी करने के लिए ये नफरती हिंसा और नफरती बयानबाजी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और ये नूपुर शर्मा ही नहीं, तमाम ऐसे साध्वी प्राची और कपिल मिश्रा। ठीक है, दो मेहमान और बोल लेने दीजिए, 2 मेहमान और बोल लेने दीजिए। राहुल लाल हैं, राहुल लाल क्या कहेंगे आप? निर्मला सीतारमण विदेश के दौरे पर और ऐसे में भारतीय पाकिस्तानों को लेकर के उन्होंने कहा कि आर्थिक तौर पर सशक्त हो रहे हैं हमारे देश के मुसलमान और आगे बढ़ रहे हैं।
और पाकिस्तान के सवाल पे उन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा पाकिस्तानी मुसलमानों से भारतीय मुसलमान बहुत आगे। सबसे पहले चीज़ तो देखिए, जो निर्मला सीतारमण के बयान में मैं बहुपक्षीय तौर पे मैं उसे गलत मानता हूँ, केवल एक कारण से गलत नहीं मान रहा। सब उस प्रश्न का मैंने देखा, जो प्रश्न पूछा गया जो उन्होंने उत्तर दिया है वहाँ पे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आज आखिर आपसे ये सवाल पूछा क्यों जा रहा है, इस आखिर क्या कारण है कि ये सवाल पूछने की स्थिति आ रही है। विदेश के जमीन पे आप जाते हैं और ये सवाल पूछा जाता है, क्या निवेश कम हो रहे हैं? अभी नहीं, देखिए मैं राहुल गांधी बोल के आए थे तो पूछा गया उनसे। नहीं, देखिए राहुल गांधी बोल के आए थे, नहीं पूछा गया। देखिए अभी 2018 के रत्नाकर जी, एक बार मैं पूरा कर दूं फिर आप बोल लीजिएगा। 2018 के रिपोर्ट को तो अभी रत्नाकर जी ने रखा। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कि नहीं भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति बन रही है, वहां पे जब वो उपराष्ट्रपति बनी उनके बयान भी आए अल्पसंख्यकों के मामले को लेके। ताजा रिपोर्ट वहां के विदेश मंत्रालय का फिर से आया है। देखिए दुनिया में कहीं से वाहवाही हो जाए अगर भारत को लेके, भारत सरकार को लेके, तब तो यही सरकार के लोग जो है कि वही पश्चिमी मीडिया, अभी वो लेफ्ट मीडिया दिख रही है, वो पश्चिमी मीडिया, लेकिन वहां पे सरकार की कोई तारीफ छप जाए। टाइगर रिपोर्ट के लेके तारीफ छपी है, उसका तो वर्णन खैर संयोग से आज नहीं कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। तारीफ छपी है, आपने भारत में बाघों की संख्या बढ़ी है, इसकी तारीफ भी हुई है उसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। तो खैर अभी शायद ध्यान नहीं पड़ा हो या भविष्य में प्रयोग करें इसका, लेकिन उसको लेके वाहवाही बटोरते हैं और शिकायत हो जाए तो उसका कहना शुरू कर देंगे कि टूल किट मॉडल है। 2-3 चीजें स्पष्ट मैं कर दूं, अगर ये परसेप्शन क्यों बन रहा है, अगर हम लोग देखते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कह देते हैं कि भारत में असम में जो है कि एक भी जो है कि मदरसा नहीं होना चाहिए, क्या पूरा का पूरा मदरसा का सिस्टम कभी गलत हो सकता है? जो प्राचीन इतने पुरानी व्यवस्था है वो, जिसने हम लोग देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार को दिया, अलग अलग आप देखिए मदरसे से कितने शानदार लोग निकले। हो सकता है 1, 2, 4 कोई मदरसा गलत हो। जब आप कर्नाटक में आप हिजाब के मामले को इतना लंबा मामला बना देते हैं, तो क्या दुनिया की ध्यान नहीं पड़ेगी कि आप, मैंने पढ़ाई अपनी BHU से, मैंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जो है कि JNU से की, अलग अलग संस्थाओं से प्रीति जी मैंने पढ़ाई की। कोई ये मुद्दा नहीं बनता था कि कौन बुर्का पहन के आ रहा है, कौन बुर्का पहन के नहीं आ रहा है, कोई ये सवाल करने नहीं जाता था। आराम से सभी लड़कियां आती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी। आज सोचिए कि इनको भी बड़ा सा एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है, वो भी 2-2, 3-3 महीने तक। तो ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अभी जो ये दावा कर रहे थे कि निर्मला सीतारमण के समय में देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है और निवेश काफी ज्यादा आ रहा है, तो मैं बता दूं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के आंकड़े उठा के देख लीजिए, लगातार हर महीने किस तरह से हजारों करोड़ रुपए यहाँ से निकाले जा रहे हैं। आपके नियम की व्यवस्था पे सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा करता है कि हमारी नियम की व्यवस्था ऐसी कैसी है कि हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आता है, सोचिए कि देश के प्रति एक सोच बदलने लगती है लोगों की। तो कई जगह पे खामियां, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना काम बेहतर नहीं कर रही। और दूसरी चीज, स्वतंत्र भारत में प्रीति जी, स्वतंत्र भारत में पहली बार यह स्थिति है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम जो है कि वो उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। यानी सोचिए जिसकी आबादी 20 पत्रकार, बहुत जेन्युइन सवाल। हालांकि राहुल लाल जी कई मुद्दों पर जब उन्हें राहुल लाल जी ने कहा उस पर मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे सवाल पूछूंगी। लेकिन ये बहुत अहम प्रश्न है, क्या विदेशी पटल पर जाकर बड़ी बातें करते हैं लेकिन आपके कैबिनेट के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं है? वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी, सवाल भी राहुल जी का है, वो भी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत अच्छी बात कही है। जब एक स्तर पे अपनी समानता तय करते हैं तो मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधित्व को भी हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। इस बात में कोई दोहराई, कोई गुरेज, कोई उल्टा नहीं है। बट ये बात विरोध पक्ष की जो हम बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस बात में कहाँ हम लोग कुंठित हैं कि हमारे भारतीय मुसलमान किसी चीज से आगे या पीछे। आप ये बताइए, कंपेयर करा पाकिस्तान से, पाकिस्तान का आज आप नाम भी ले रहे हो, मुझे लग रहा है अगले 10 से 12 साल में पाकिस्तान का नाम नहीं, क्योंकि चीन के कर्जे में श्रीलंका और पाकिस्तान इतना आ चुका है कि उसका नामो निशान तक खत्म होने वाला है। तो इस बात में जो हमारे साथ हाजी साहब, ये मौलवी साहब, जो भी बैठे हैं, इन्होंने एक बात कही कि एक ही समय पे कुछ एक साथ नहीं होता है। जो चीजें होती हैं वो धीरे धीरे उनकी उत्पत्ति होती है, धीरे धीरे उनका निर्माण होता है। लेकिन हम उस बात को लेके इस बात को इग्नोर कर दें कि माने कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम या उनके साथ कोई ऐसा दुराचार, कोई दुष्प्रभाव, देखिए जो गलत होते हैं वो हर धर्म में गलत होता है। आप चंद लोगों को लेके किसी भी धर्म की आप रूपरेखा नहीं बना सकते, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी धर्म हो। तो चंद लोगों की वजह से, चंद राजनेताओं की वजह से, चंद गुंडों की वजह से, चंद भ्रष्ट लोगों की वजह से, मैं आपकी बात समझ गया राहुल लाल जी। आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, कैबिनेट में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन एक मंत्रिमंडल होता है जो ये तय करता है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आपने कहा, मैं कह रही हूँ, आपको नहीं लगता आपके देश के मुसलमान सशक्त हैं
और साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है? मतलब कैसे आप कह सकते हैं? 2014 से मुझे लग रहा है कि पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के तहत भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है उस पूरे समुदाय का। जब दिल्ली में रामलीला कामिल मेरा हमारे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जुड़ गए। हाँ, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। मैं हमारे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं कामिल मीर, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कामिल मीर, आप पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े। और ऐसे में आज आपने मीडिया के सुर्खियों पर नजर आपकी रही होगी, भारतीय भी और पाकिस्तानी भी, और उम्मीद करती हूँ कि आपने भारतीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो विदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कहती हैं कि भारतीय मुसलमान बहुत आगे हैं कंपेयर टू पाकिस्तानी मुसलमान। जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ जितना भारत में रह रहे मुस्लिमों का हुआ है। क्या कहेंगे आप? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है कुछ मुझे, लेकिन तो आप क्वेश्चन जो समझ आया वो ये है कि पाकिस्तानी मुसलमान बेहतर हैं या भारतीय मुसलमान? डेवलपमेंट क्या पाकिस्तानी मुसलमानों का ज्यादा हुआ है या फिर हिंदुस्तान में रह रहे मुस्लिमों का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है? विकास, डेवलपमेंट मेरे ख्याल से इसको कंपेयर करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले बात यह कि क्यों उन्हें ये बात करने की ज़रूरत पेश आई एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। इसकी रीज़न ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से पिछले 3-4 साल से ये वॉइसेस रेज हो रही हैं कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान हैं जिनको जो मिनॉरिटीज़ में हैं उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। इसी वजह से उन्होंने वेस्टर्न कंट्री में जाके ये बात की है कि पाकिस्तान जो इंडिया में रहने वाले मुसलमान हैं वो पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म करें या लेकिन ये जायज सवाल है ना कामिल, मैं कह रही हूँ ये जायज सवाल है। आप देखिए पाकिस्तान में जितने हिंदू रह रहे हैं उसकी सुरक्षा तक सुनिश्चित वहाँ की सरकार नहीं कर रही है। पिछले 6 महीने में, 1 साल भी नहीं कहती हूँ, पिछले 6 महीने की रिपोर्ट आप पाकिस्तान की उठा के देख लें। आप देखिए वहाँ रह रहे हिंदुओं के साथ जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, वहाँ की पाकिस्तानी मीडिया खुद बोलने को आतुर है कि यहाँ गलत हो रहा है। आप ये मानते हैं नहीं मानते? देखिए पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको वैसे ही राइट्स हासिल हैं जिस तरह पाकिस्तान में किसी भी आम सिटीजन को है, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा किसी भी मिनॉरिटी के साथ हो रहा है। इक्का दुक्का वाक़यात पेश आते रहते हैं, लेकिन हमने इंडिया में देखा कि बड़े पैमाने पर राइट्स हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब 2020 में आए थे, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और बड़ा कंट्री है। 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का विजिट किया था उस वक्त भी 50 के करीब लोग मारे गए थे या शहीद हुए थे ऐसे वाक़यात के अंदर। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में भी कई जगह पे होते होंगे, इंडिया में भी होते हैं। होते होंगे नहीं है नहीं कामिल, होते होंगे नहीं है, मैं कह रही हूँ होते कैसे होंगे? अगर अल्पसंख्यक हम आपके देश के किसी नागरिक को बता रहे हैं और वहाँ उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये वर्ल्ड वाइड है। ये आप ये मत समझिए कि भारत के बारे में इंटरनेशनल मीडिया अगर छाप रहा है तो पाकिस्तान के बारे में नहीं छाप रहा होगा। ये तो आपको पता है ना कि इंटरनेशनल मीडिया भारत के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, वहाँ के अल्पसंख्यकों के बारे में भी छापता है। कामिल, मुझे ये बताइएगा कि जो भारत के बारे में जो छाप रहा है इंटरनेशनल मीडिया, आप उससे एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन जो पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल मीडिया आप मानते नहीं मानते? मैं कह रही हूँ आप मानते नहीं मानते कामिल? नहीं, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान में पार्टीज के साथ और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। हमारे साथ जितने दर्शक हैं बने हुए हैं, तमाम मेहमान भी हमारे साथ हैं। वापस चलेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता के पास हम चलेंगे। योगेश जी बताइए, हाथ उठा रहे बहुत देर से आप। जी, जैसे कि हमारे पाकिस्तानी साथी जो जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है हिंदू के साथ, लेकिन वहां के भी सांसद का वीडियो जो आया था वो रो रो के ये कह रहे थे कि जनाब कम से कम छोटी बच्ची को तो छोड़ दिया जाए। वहां की स्थिति कितनी दयनीय, कितनी नाजुक है, ये आपसे और हमसे नहीं पूरी दुनिया से कहीं नहीं छुपी है। उसके बावजूद इस तरीके की बात का स्वीकार ना करना, ये कहीं ना कहीं बहुत कुंठित करता है मन को। प्रीति, वहां की स्थिति, वहां के आंकड़े, वहां की जो आज आप जनसंख्या के आधार पे देख लीजिए, वहां पे देख लीजिए, वहां पर जिस तरीके के कानून का वहां पर जिस
वहां पर तमाम ऐसे वीडियोज आते हैं। हमारे कई पाकिस्तानी पत्रकार वहां जुड़े हुए हैं कि वहां पर एक लड़की को किस तरीके से अगवा करता है, फिर मासिक धर्म आने पर क्योंकि शरीयत कानून लागू होते हैं, फिर वहां पर किस लड़की से कैद करके उसको पेश किया जाता है। हिंदुओं पे अत्याचार की कहानी ये हमारे आपके देश तक सीमित नहीं है, ये विश्व पटल पर गूंजती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है। लेकिन इसको स्वीकार करने के लिए, कहने के लिए बहुत जिगरा होना चाहिए, बहुत हौसला होना चाहिए। चूंकि हम जाति के पत्रकार हैं तो हमें कामिल भाई मुझे लगता है उसी तरीके से बात करनी चाहिए। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज वहां की स्थिति क्या है, एक वहां पर हिंदू सांसद बाकायदा हाथ जोड़ के कह रहा है, इसके अलावा तमाम ऐसे वहां से आते हैं प्रीति जो वहां का मन को विचलित कर देते हैं, कुंठित कर देते हैं। राजनीति अलग चीज है, विश्व पटल पर कहना सुनना अलग चीज है, लेकिन तथ्यों के बाद अगर हम बात ना करें तो मुझे लगता है ना ये मेरा धर्म, ना ये मेरा फर्ज, ना ये मेरा कर्तव्य मुझे बिल्कुल अनुमति नहीं देगा। हाफिज गुलाम भी कुछ कह रहे हैं, हाफिज गुलाम भी कुछ कह रहे हैं। हाफिज गुलाम बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी जो साथी हैं, मैं बड़े अदब एहतराम से इनसे गुजारिश करूंगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान के एक हिंदू सांसद का, पार्लियामेंट में वो जो बातें कह रहे हैं, क्या इन्होंने वो बातें सुनी है कि नहीं सुनी है? पाकिस्तान का कानून क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये कहते हैं कि हम लोग शरिया को मानते हैं, तो क्यों शरीयत को बदनाम कर रहे हैं? ये जखीरा अंदोजी से लेकर और अकलियतों पर जुल्म, जिस तरह से जो तस्वीरें आती हैं, मैं कहता हूं ठीक है ये बचाव में कुछ भी कह लें, मगर अगर 1% भी सच है तो आपके लिए शर्म की बात होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। कामिल जी प्रीति, मैंने तो आपको शुरू में ये बोला था कि वाकयात होते रहते हैं, ये नहीं हो सकता कि बड़े पैमाने पर कोई वाकयात। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया था बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्योंकि आप भी साफी हैं, आपसे पूछा था मैंने कि जो इंडिया के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं क्या ये दुरुस्त हैं? आपने भी कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर दिया। ठीक है, मैंने तो ये नहीं कैटेगोरिकली डिनाई नहीं किया था, मैंने तो उस वक्त भी बोला था कि वाकयात होते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जो भी आज के क्वेश्चन साइकोलॉजिकल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा सा इस्लामी अल्फाज इस्तेमाल कीजिए ना हजरत। मुझे बात कंप्लीट कर लेने। अच्छा बोलने दीजिए, कामिल वीर को बोलने दीजिए, बोलिए। ठीक है, शरीयत की तो बात ही नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मुताबिक यहाँ पे तमाम लोगों को इक्वल राइट्स हासिल हैं, ना किसी को कोई फोर्स कर सकता है कि वो अपनी किसी का रिलीजन चेंज करे, ना ही कोई ऐसा पाकिस्तान का ना कानून इजाजत देता और ना ही शरीयत है वो भी है किसी को इस इजाजत की इजाजत देता है। जी ना इजाजत देता है लेकिन साथ भी नहीं देता अल्पसंख्यकों का। ठीक है, मुझे समझ नहीं क्या कहना चाह रहे हैं मुकेश त्यागी जी। अकलियतों पर जो जुल्म है, 10 सेकंड, अकलियतों पर जो जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है, आप उस जुल्म की मुखालफत करते हैं क्या? वहां का मेजोरिटी कहता है कि ये गलत हो रहा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जिसके साथ भी ज्यादती होती है, चाहे वो मिनॉरिटी हो या कोई और हो, उसको सारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो लोग हैं उसको गलत ही कहते हैं, और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है, जो बात गलत है आपने उसको गलत ही कहना है, इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है। यहाँ पे भी आपने मुझसे भी पूछा कामिल भाई, यही रोना है। नहीं कामिल भाई, आपके किरदार को दुनिया नोटिस करती है और उसी का जो है दूसरी जगह पर लोग मिसाल देते हैं कि देखिए पाकिस्तान में मुसलमान होकर ऐसा कर रहे हैं, तो मेरा सर भी शर्म से झुकता। कामिल भाई, आप लोगों को कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए। होके क्या कह रहे हैं पाकिस्तान में मौलवी साहब? मुसलमान मुझे ये बता क्या कह रहे हैं पाकिस्तान में? आप वहाँ पे बैठे हुए हैं ना, आप पाकिस्तान में कभी आए होंगे? आप पाकिस्तानी तक समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी चैनलों की खबरों की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तानी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ कामिल भाई। 2050 तक आते हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम पूरे विश्व में होंगे, तो हिंदुस्तान में मुस्लिमों की जो जितने महफूज हैं, मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क में नहीं हो सकते। अब आप देखिए पाकिस्तान में 1947 में हिंदू और सिख की पॉपुलेशन 24% हुआ करती थी 1947 में, वो रिड्यूस होते होते 1% रह गई है। कैसे खत्म हो गए इतने हिंदू? वहाँ पे दिया, देखिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर काफी ज्यादा अन्याय हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भले ही पाकिस्तान के पत्रकार नहीं स्वीकार करें, लेकिन जो आप आंकड़े दे रहे हैं 1947 और 1951 का आंकड़ा की तुलना कैसे कर सकते हैं मुकेश जी? आप 1947 में
बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिंदू भारत आए नहीं आए, आप 1947 और 1951 का आंकड़ों की तुलना करके नहीं कर सकते। 1980 का आते रहे हैं सर, 1980 तक पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम फाइनेंस मिनिस्टर भी गलत आंकड़े रख रही है विदेश में, और आप भी यहाँ पर टीवी चैनल पे गलत आंकड़े रख रहे हैं। भैया एक चीज बताइए, बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद वहाँ के हिंदू भारत आए, तो फिर वहाँ पर संख्या घटेगी। हम तुलना कर सकते हैं 1951 से लेकर आज तक की क्या स्थिति चल रही है। इसलिए ये आंकड़ा गलत आंकड़ा मत दीजिए। मैं कह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान में हिंदुओं का काफी जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ पे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये तमाम तरह की चीजें हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रीति जी कहीं से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, गुरुद्वारों, अरे तो पाकिस्तान को तो मैं समझता हूँ कहीं पे भी उन्होंने अमली जामा नहीं पहना, बातें कुछ करते कुछ है। उनकी आर्मी सबसे रिच है वर्ल्ड के अंदर। ISI जो है किस तरह से यातनाएं करता है, आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। वहां पे लूट रखा है पूरे मुल्क को इन लोगों ने, तो ये तो पूरे ISI के हाथ में बिक चुकी है। ठीक है कामिल बोलिए। चलिए कामिल से हम दोबारा बातचीत करेंगे। हमारे साथ रत्नाकर जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर जी से बात कर लेते हैं। रत्नाकर, आपको कुछ कहना है? आप हाथ उठा रहे थे रत्नाकर सिंह। ठीक है, रत्नाकर जी से भी हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राहुल लाल जी बहुत देर से हाथ उठा रहे। राहुल बताइए। देखिए मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर दे रहा था। पहले तो जो तुलना है भारत के संदर्भ में, ठीक है प्रश्न पूछा गया तुलना की स्थिति में, लेकिन पाकिस्तान और भारत का किसी भी मामले पे कहीं से भी तुलना नहीं हो सकती। तो ये तुलना की स्थिति गड़बड़ है। हम लोगों के यहाँ पे देखिए लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान से चलने वाले हैं। पाकिस्तान को तो देखिए पूरे, आपने एक सवाल बहुत शुरुआत में पूछा था कि एक के हाथ में जो है कि अगर पासपोर्ट पे भारत की मुहर है और दूसरे के पासपोर्ट पे पाकिस्तान की मुहर है, तो देखिए और वो हम वहाँ पे इस्लामिक स्टेट बनाए, और किससे तुलना करेंगे आप? यात्राएं हो रही है, आप कर लीजिए तुलना, आप उसी से तुलना करके खुश हो सकते हैं। आप उससे तुलना नहीं करेंगे। तुलना कीजिए, चीन से तुलना कीजिए ना, चीन से तुलना कीजिए। भाई आपको अगर बड़ा बनना है तो अपने बड़े से तुलना करना पड़ेगा। पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में सबसे बदनाम है। सबसे निगेटिव कंट्री से तुलना करके आप भारत को महान दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सही चीज नहीं है। मुकेश जी आपको बयान करना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी का वेस्टर्न मीडिया के पैरोकार बन रहे हैं, $18 की इकोनॉमी है, उससे लड़ाई नहीं गांधी के पैरोकार बन रहे हैं, विदेशी धरती में जाकर देश का नाम ऊंचा किया है। आप लगातार उनके ऊपर शर्म आनी चाहिए जिनके आप पैरोकारी कर रहे हैं। तुलना किससे करती बताइए जरा। दिल्ली में कहा था कि वो कपड़े देख के पहचान जाते हैं। आप बताइए, कपड़े देख के वो पहचान जाते हैं आतंकियों को। ये बड़े मामले हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है नेता रत्नाकर सिंह जी। प्रीति जी देखिए, जिम्मेदारी के साथ बोला करिए राहुल जी, आप कुछ भी बोल देते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। एक भी तथ्य एजेंडा ड्रिवन है। अरे अरे पाकिस्तान से भी हमारे साथ लड़िए मत, आपस में मत लड़िए। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के, बोलिए आप। प्रीति जी देखिए, पाकिस्तान की स्थिति और परिस्थितियां सबको पता है कि किस प्रकार वहां पे जो है मानवाधिकार उल्लंघन के केसेस जो है विश्व में कह लूं तो सबसे ज्यादा है, और आर्थिक बदहाली किसी से छुपी नहीं हुई। उनकी परिस्थिति वो निपटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जैसे एक शक्तिशाली देश जो जहाँ पे हर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा जो यहाँ पे संविधान के तहत किया जाता है, यहाँ पे भी जो अल्पसंख्यक के अधिकारों को जो है हनन करने का अगर काम किया जाएगा तो विपक्ष उस पर आवाज जरूर उठाएगी। मैं कुछ चीजें हैं जो चिन्हित करना चाहता हूँ कि किस प्रकार ये सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाले, किस प्रकार कर्नाटक में अभी चुनाव होने जा रहा है, वहाँ पे अल्पसंख्यकों का आरक्षण जो है खत्म कर दिया गया। किस प्रकार जो है यह जो है मुसलमान के बच्चों को जो वजीफा मिलने का, मदरसों में जो वजीफा मिलने का काम किया जा रहा था, उस वजीफा को खत्म करने का काम जो है यह मोदी सरकार ने किया है। किस प्रकार जो है
किस प्रकार हिंदू संगठन जो है जो हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं उनके ऊपर जो है अंकुश लगाने का काम नहीं बराबर है। है। किस मुझे प्रकार एक जो है बताइए, एक सेंट्रल स्कीम जो डिस्क्रिमिनेट करती है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, एक भी सेंट्रल स्कीम सबको बराबर का हक दिया हुआ है, और अगर किसी का हक का अतिक्रमण होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। खरगोन की घटनाएं मतलब आप लोग जो है देश की गरिमा को गिराने में जो आपका ये कैंपेन नहीं चलेगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। 2024 में मोदी जी फिर हमारी माता बीजेपी का हमारे मुस्लिम भाइयों को सत्ता में बैठे हुए किरण रिजिजू जी ने जितने ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, हमारे स्वतंत्र न्यायपालिका पे हमला किया है, अरे भाई आपको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। कामिल आप मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे। हमें तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट। एक सेकेंड, अब ठीक है। अरे मैं आपसे एक बुनियादी प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर किसी नागरिक का अधिकार का हनन होता है तो उसके पास जुडिशियल रेमेडी यहाँ पे बायस है कि आप मुझे बताइए, आपको जुडिशियल राइट्स मिले हैं कि नहीं? आप इनसे इन हकों से आपको महरूम रखा गया, बताइए। का मामला नहीं है मुकेश। अरे फिर आप क्या बात कर रहे हैं? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आपके हक महफूज है तो हमें महफूज है। ये तो हमारे साथ एक पाकिस्तान के पत्रकार भी हैं, प्लीज आप लोग ऐसे मत कीजिए। कामिल आप मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, लेकिन इतने सवाल आ रहे थे कि मैं बीच में अपना जवाब, मैंने सोचा मैं बाद में देती हूँ। एक सवाल पूछ रहा है, एक सवाल इनके माध्यम से पूछ लीजिए, अगर मुस्लिमों के अधिकार का हनन होता है, अतिक्रमण होता है, तो क्या है जुडिशियल रेमेडी हिंदुस्तान में सबको बराबर अवेलेबल है कि नहीं है? ये इस सवाल का ठीक है, मैं सवाल का जवाब पूछूंगी। पहले कामिल मुझसे पूछ रहे थे, बताइए कामिल, पूछिए। देखिए, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था अब, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, जिस तरह आज आपने ये पैनल बनाया हुआ है, अगर हमने सेंसिबल बात करनी है, अगर हमने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, अगर हमने मसाइल का हल करना है, तो फिर इस तरह बात नहीं होगी कि मैं आपस में बात कर रहे थे। आपसे तो मुकम्मल सवाल जवाब कर ही रहे हैं, ये सारे लोग आपसे एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं और आपको टोक भी रहे हैं कि कहाँ आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे एक एक मुद्दे के ऊपर बिल्कुल खुल के इसी तरह से डिबेट होती है। बिल्कुल, यहाँ पर नियंत्रण वाले यही आप कह रहे थे कामिल मुझे कि विदेशी मीडिया क्या लिखता है। मैं कह रही हूँ गलत लिखता है। देखिए, ये पैनल की आप बात कर रहे थे, एक एक बात पे के बाद याद आए ना प्रीति, वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। मैंने आपसे सवाल किया था आधा घंटा पहले, आधा घंटे बाद आप उसका जवाब इतने सारे सवाल के जवाब थे, इतने सारे लोग जवाब दे रहे थे, इसीलिए मुझे लगा मेरा शो। नहीं कामिल ठीक है, बोलिए आप सवाल पूछना है, बोलिए। खुले वो क्यों घूमते हैं? देखिए, जब आप बाकी पैनलिस्ट बात कह रहे थे उस वक्त मैंने बात नहीं किया, तो मैं बात करना चाह रहा हूँ। नहीं देखिए कामिल, विदेशी मीडिया इंडिया के बारे में क्या लिख सकता है? वो विदेशी मीडिया जिसको भारत एक बड़े बाजार के तौर पर नजर आता है, क्या लिखेगा बताइए? दहशतगर्दी की फैक्ट्री है आप, तो दहशतगर्द के एपी सेंटर है, और उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अमन चैन आपके यहाँ से कहीं से नहीं उठता। अच्छा, इसी सोच की लड़ाई है जो आप अभी बातें कह रहे हैं। इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे भी इसी वजह से वो पूछा गया आपके मिनिस्टर से कि क्या जो इंडिया में रहने वाली अरे आपने 26/11 तो आपकी सोच की वजह से, तो आप यहाँ पे किसने कराया बताइए जरा, कहाँ से हुआ ये? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। फिर से पूछिएगा मुकेश जी, थोड़ा तेज पूछिए। नहीं, ये सवाल, ये जो अमन और चैन की बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल दोहरी बात कर रहे हैं। इज टॉकिंग डबल स्टैंडर्ड। आपके यहाँ तो भैया एपी सेंटर है दहशतगर्दी का। सॉरी, आपकी आदमी जो है दूसरों के कंट्रियों के मुल्कों में बिकी हुई है। अभी जो रिसेंटली जो दहशतगर्द पकड़ा गया, वो कहाँ का पकड़ा गया? कुलभूषण यादव पकड़ा गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको पाकिस्तान लेके गया। पाकिस्तान का कौन सा दहशतगर्द आपने तो वहाँ पे क्या हिस्ट्री मिल गया? हमारे कुलभूषण यादव तो कितना पुराना घटनाक्रम है, कहाँ है? आप पाकिस्तान में रहने वाला था, बता दें। अरे आप तो एग्जीक्यूट कर रहे थे। कामिल जी मुझे बताएं, इंडिया को किसने पकड़ा है पाकिस्तानी दहशतगर्द? तो बताएं, किसी एक का नाम बताएं। क्या बताइए? सजा हुई, फांसी हुई भारत में, तो उसके लिए तो उस समय के भारत सरकार की आलोचना हुई भी कि भाई एक पाकिस्तानी आतंकवादी को चिकन बिरयानी खिला के, लेकिन फिर भी भारत में उनका आखिरी सुप्रीम कोर्ट तक ट्रायल चली। क्या बात कर रहे हैं कामिल जी आप? यहाँ तो यादव के बारे में बताएं, उसने क्या एडमिट किया? अरे यादव को तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलीफ मिला है। आप तो उसको खत्म करने वाले थे। आप गलत जगह की गलत स्टोरी लेके बैठे हुए हैं। आप भारत के ऊपर आरोप लगा टॉपिक पे मैं कह रही हूँ कामिल, आप ये नहीं मानते कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं, पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं इंडिया के मुसलमानों से बहुत पीछे हैं? आपने इमरान खान को बेदखल कर दिया बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस के। नहीं मानते, मैं कह रही हूँ मानते नहीं मानते।
कोई चुनाव नहीं कराया, कोई कहाँ जमहूरियत है आपके यहाँ? आप तो इस्लामिक स्टेट है आपके यहाँ। ठीक है, मुकेश जी रुक जाइए। आप मानते नहीं मानते कि इंडिया के मुसलमान बहुत आगे हैं पाकिस्तान के मुसलमानों से? जी मैं बिल्कुल ये नहीं मानता। पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पे तमाम जो तमाम रहने वाले लोग हैं उनको इक्वल राइट हासिल है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है इंडिया के अंदर, तब से जो इंडिया एक सेकुलर स्टेट था उसको एक रिलीजियस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो मिनॉरिटीज को पिछले 3-4 सालों में हुआ है, अभी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे उस वक्त क्या हुआ, माइनॉरिटीज के साथ क्या हुआ? माइनॉरिटीज के साथ क्या हुआ भारत में? प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, उसके होते हुए आप कैसे ये कंपेयर कर रही हैं कि इंडिया बेहतर है पाकिस्तान? अच्छा, मैं आपके यहाँ अल्पसंख्यकों का नहीं, कामिल एक सेकंड मुकेश जी, एक सेकंड कामिल आपके यहाँ आप कह रहे हैं हमारे यहाँ राइट्स हो रहे हैं, मैं कह रही हूँ आपके यहाँ तो अल्पसंख्यकों का वजूद मिटा दिया जा रहा है। आप चाहते ही नहीं है कि आपके यहाँ अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व भी हो, आप चाहते ही नहीं है आपके यहाँ के अल्पसंख्यक दिखे भी। आप वजूद की बात, हमारे यहाँ पाकिस्तान की बात, आप इंडियन मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ इंडियन मुसलमान। अरे हमारे साथ हाफिज जी थे, वो बता रहे थे, वो आपसे सवाल पूछ रहे थे हमारे यहाँ का मुस्लिम जितने लिबरल, जितनी आपके यहाँ के यूथ कह रहे हैं सर, आपके यहाँ का यूथ कह रहा है कि इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से, और यहाँ के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों से बहुत आगे हैं सर। पाकिस्तान तो इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो चुका है, मैं आपको बताऊं। रत्नाकर बेल आउट कर रहा है आपको, नहीं तो आपके खाने के मोहताज है। वहाँ पे चावल नहीं मिल रहा, रत्नाकर जी जल्दी से, बिजली नहीं मिल रही। आप लोग कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं भाई? रत्नाकर जी की आवाज नहीं आ रही है, रत्नाकर जी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। रत्नाकर जी आपकी आवाज मेरे पास बिल्कुल नहीं है, म्यूट किया है आपने, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। रत्नाकर जी, मैं कामिल भाई से सिर्फ एक शब्द बोलना चाहूंगा। कामिल भाई, आप गुहार लगाइए पाकिस्तान की हुकूमत से कि ये सेकुलर कंट्री बना दी जाए, करिए आप, बोलिए। अगर आप इतनी अमन पसंदी की बात कर रहे हैं तो बोलिए ये वाली बात। लाजमी होता तो इंडिया में इस वक्त बहुत अमन होता जनाब। इंडिया में तो आप लगाइए ना गुहार कि हम लोग आपके तो 24% से 1% रह गए हिंदू, वहाँ पे मंदिरों को तोड़ रहे हैं आप, वहाँ के गुरुद्वारों को तोड़ रहे हैं आप। कहाँ पे आप पसंदी की बातें कर रहे हैं? हर समय तो लड़ाई करने की बात करते हैं आप। मैं आपको मंदिरों में लेके चलता हूँ, वहाँ पे बैठ के आप सुनी सुनाई बातें सोशल मीडिया पर स्टोरी सुन के पता नहीं क्या परसेप्शन कायम कर ले। आप बोलिए ना, हम सेकुलर बनना चाहते हैं, बोलिए इस्लामिक स्टेट से आप सेकुलर। कामिल भाई स्टोरी सुन के नहीं कह रहे हैं, आंकड़े बताते हैं। आप इस बात को खुद आप दिखाइए, बड़ा पाक साफ महीना चल रहा, रमजान का महीना चल रहा, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए सर कि आखिर वहाँ क्या स्थिति है। बहुत पीड़ा होती है, मैं लिखता हूँ मैं वहाँ के विषयों पे सर्च करता हूँ आपको। कामिल भाई देखिए मैंने क्या कहा, गलत हर जगह, हर देश, हर धर्म, हर जगह हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई वहाँ एक जैसा है, लेकिन हमारी आपके माध्यम से आपकी हुकूमत से एक इल्तिजा है कि वहाँ पर उन चीजों का ध्यान रखिए। देखिए, एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है, हम दो इस्लाम में बंट चुके हैं। अल्लाह का इस्लाम कभी भी किसी को गलत करने की राह नहीं बताता, राह नहीं देता, लेकिन ये फिरकेबाजों ने और जो कौमी जिहादियों ने कुछ चीजों को बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से पूरे कौम पर एक तरीके का लाल छन लगता है। पाकिस्तानी वीडियो में हम अच्छे वीडियोस भी देखते हैं और वहाँ पे तमाम चीजें आती हैं, लेकिन हम वहाँ पर बाकी जो चीजें हैं उनसे बहुत आघात पहुंचा है हम लोगों को। हम उस बात से बहुत संकोचित है, बहुत पीड़ित है। हमारी इल्तिजा आपके माध्यम से है, ये हमारा सौभाग्य कि आप हमसे जुड़े, पाकिस्तान से जुड़े, आपने समय निकाला, हम धन्यवाद देते हैं आपका। लेकिन अगर आप 4 लोगों को भी अपने विषय में बताएंगे और बताएंगे कि यहाँ ऐसा ना हो, तो ये वाली बात है, हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, हमारी आपसे जिरे नहीं है। हम एक पटल पर तमाम विचारों के लोग रखते हैं। डिबेट का अर्थ ये होता है जिसको जो अच्छा लगता है वो अपनी बात रखता है, जो बुरा लगता है वो अपनी बात रखता है। लेकिन हमारा अर्थ यही है कि आज हम लोग अगर एक साथ राह बन के चलते हैं तो हम लोगों की बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे और भी तरक्की कर सकते हैं। हम खुद अपने आप में शुक्राने के निफिल हैं, क्योंकि हमें खुद को पढ़ने की जरूरत है। जब हम पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह हम तरक्की पाएंगे। ठीक है, हमारी और समय भी इजाजत नहीं दे रहा, फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा। कामिल पीर फाइनल कमेंट दीजिएगा। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि 100% क्लैरिटी या 100% प्रोग्रेस या 100% एक जो राइट्स किसी को मिलते हैं वो ना तो पाकिस्तान के अंदर मिल रहे हैं ना ही इंडिया के अंदर मिल रहे हैं।
और आपने जो बातें की हैं उससे मैं टोटली एग्री करता हूं कि हमें मिलकर जो भी पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल है उनको हल करना होगा। लेकिन आपके ही जो भाई बैठे हुए हैं साथ, अगर वो ये परसेप्शन बना के आएंगे कि सब कुछ पाकिस्तान में बुरा हो रहा है और सब कुछ अच्छा इंडिया में हो रहा है, तो इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता। पाकिस्तान में मेजॉरिटी में लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी मिनॉरिटीज हैं उनको इक्वल राइट्स मिले, और ये चाहते भी हैं और ये इस पर बिलीव भी करते हैं। इंडिविजुअल केसेस होते हैं और इंडिविजुअल केसेस इंडिया के अंदर भी होते हैं, इंडिया के अंदर भी हो रहे हैं। तो ना तो मैं इंडियन सबको ब्लेम करता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबल है, और ना ही आप लोगों को पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ये ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी में लोग यहाँ पे भी पीस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हर बंदा जो पाकिस्तानी है वो अमन की जिंदगी गुजारे। रत्नाकर सिंह, फाइनल कमेंट। रत्नाकर सिंह, फाइनल कमेंट। रत्नाकर जी, आवाज आ रही है आपको? रत्ना जी को आवाज नहीं आ रही है। चले योगेश सोनी, आज रत्नाकर जी आपको आवाज ही नहीं आ रही मेरी, जब इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जब इतना गला फाड़ फाड़ के आप इल्जाम लगाते हैं। चलिए कोई नहीं, योगेश सोनी जी। देखिए प्रीति, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने जिस तरीके से जिस आधार पे अपना पिछला इतिहास दिया है वो जरूरी है। और निर्मला सीतारमण जिस पे डिबेट थी, मैं इस बात से उनकी सहमति जताता हूं कि अगर हम एक पटल पर अपने आप को बताते हैं कि हमारे यहाँ देश में सभी कौमों को बराबर समान अधिकार मिले हुए हैं और हमारे विशेष अल्पसंख्यकों को और विशेष अधिकार मिले हुए, इस बात में हमें कोई दोहराई नहीं। राजनीति कीजिए, हर सरकार में अच्छी बुरी बातें होती रहती है, लेकिन यदि कोई अच्छा भी करता है हमें अच्छा बोलना चाहिए, गलत बोलता है तो योगेश सोनी। ठीक है, प्रवक्ता हमारे साथ मुकेश त्यागी, प्रवक्ता भाजपा के। जी देखिए, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान अमन और शांति अगर चाहता है तो हमारे साथ मिलकर काम करे। आप FATC के ग्रे लिस्ट में आ चुके हैं और आपका जो टेररिस्ट का जो रिकॉर्ड है वो आपकी वजह से नहीं है, वहाँ के सिटीजन की वजह से नहीं है। वहाँ की जो आर्मी है वो चाहती है कि वॉर बनती रहे, उनकी जेब गर्म होती रहे और वहाँ के नागरिक गुमराह होते रहे। तो मैं समझता हूँ एज ए सिटीजन यू मस्ट कम अलोंग विद द कॉज ऑफ इंडिया। कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा, निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट उन्होंने वहां पर दिए हैं और वेस्टर्न मीडिया को सबक सीखना चाहिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो उन्होंने षड्यंत्र लगा रखा है वो षड्यंत्र खुल चुका है। अब उनके षड्यंत्र कोई नहीं आने वाला। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वहां पे अल्पसंख्यकों की स्थिति प्रीति जी काफी खतरनाक है, इसमें कहीं कोई इससे असहमति वाली बात नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, भारत मुकेश जी हो चुकी है, जरा फाइनल कमेंट हमारा भी सुन लीजिए। ठीक है राहुल जी, आप तो बोल लेते हैं। नहीं, सुन लीजिए, कार्यक्रम का समय ही खत्म हो रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैं पाकिस्तानी जो पत्रकार उन्होंने जो बातें रखी उससे मैं सहमत नहीं हूँ। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है और पाकिस्तान जब तक वो आतंकवाद के साथ उनका चोरी दामन का रिश्ता रहेगा, उनके साथ शांति वार्ताओं की स्थिति नहीं हो सकती। और कहीं पे भी हम लोग भारत पाकिस्तान की तुलना क्या की जाए। लेकिन हाँ, निर्मला सीतारमण जी ने जो बयान वहां पे दिया है, वो बयान देने की उनकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये चीज भारतीय जनता पार्टी के इस बहुमत के प्रचंड सरकार को सोचना पड़ेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आप अगर घरेलू पॉलिटिक्स करने के नाम पे, अगर भारत में पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के नाम पे कुछ भी करते हैं तो परसेप्शन के रूप में विदेश में हम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और ये चीज लगातार हर छोटे छोटे चुनाव को जीतने के लिए लगातार एक वर्ग विशेष के ऊपर हमला करना ये सही नहीं है। एक नारा जो लगातार देते हैं, सबका साथ सबका विकास, वास्तव में आप उस नारे का प्रयोग कीजिए तो किसी को कोई असहमति नहीं बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम, बहुत शुक्रिया इस डिबेट में, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। कामिल हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े। और साथ ही आपने देखा कैसे निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे देश में जो रह रहे पाकिस्तानी भाई हैं उनकी स्थिति बाकी पाकिस्तान में रह रहे मुस्लिमों से बहुत अच्छी है। और ऐसे में जो बातचीत निकल कर सामने आई वो हमने आप तक पहुंचाई है। रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।